Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which is crafting a winning business plan. And it is your 11th session, beta. So first of all I would like to explain you about the business plan and what is the importance of it. So the more concrete and complete the plan, the more likely it is to earn the respect of outsiders and their support in necessary financial matters. सो बेटा अगर जो है आपका आप कोई भी अगर बिजनेस जो है यू आर गोइंग टू प्लान और यू आर गोइंग टू स्टार्ट पर्टिकुलर बिजनेस सो यू मस्ट हैव टू प्लान इट फर्स्ट एंड देन यू विल स्टार्ट इट ठीक है। अगर आपके बिजनेस कोई भी बिजनेस का अगर कोई प्लान नहीं होगा तो जो है बेटा वो बिजनेस कभी भी प्रॉपर नहीं होगा। आपको जब उसकी रोड मैप ही नहीं पता होगी और आपको यही नहीं पता होगा कि इन फ्यूचर आपको उसको किस तरह से टेक ओवर करना है, किस तरह से हैंडल करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करना है, सो यू विल लूज दैट बिजनेस। ओके, सो हियर इज अ कोटेशन दैट द मोर लाइकली इट इज टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ आउटसाइडर and the support in necessary financial matters if your plan is complete and concrete. So okay, now there are some planning the business operations. बेटा किसी भी बिजनेस में जो है डिफरेंट जो है सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और ईच डिपार्टमेंट शुड वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। सही है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा सेक्शन होता है वो ऑपरेशंस का होता है, जहाँ पर अगर आपका बिजनेस कोई प्रोडक्टिविटी से लिंक करता है सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट. So for that particular department you have to plan. The business plan documents describe internal external elements or strategies for new ventures. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो ऑपरेशनल एरिया जो है आपके बिजनेस का, उसको भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो प्लान करना चाहिए। उसके इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी मैटर्स हैं उनको जो है प्लान करना चाहिए और इसके अलावा उसकी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि अगर उस बिजनेस में अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा जो है वो ब्रेक आ जाता है या कोई ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसको रिकनसाइल करना एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले से ही कोई ना कोई जो है रेमेडी जो है वो उसको प्लान करके रखना होता है। ठीक है, सो द सेकेंड वन इज प्लान रोड मैप. एज आई टोल्ड यू दैट रोड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी बिजनेस. ठीक है, अगर आप अपना बिजनेस ओपन करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रोड मैप क्या है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस के आपका जो बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कुछ बिजनेस जो होते हैं फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, फॉर सीजनल होते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, फॉर एवर होते हैं. ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने बिजनेस की टाइप को देखना होता है, देन यू हैव टू फोकस दैट इज इट शॉर्ट टर्म बिजनेस और लॉन्ग टर्म. ठीक है, और फिर उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजीज बनानी होती है. लाइक फॉर शॉर्ट टर्म बिजनेस आई थिंक मोस्टली देयर इज नो नीड टू मेक एनी अमेंडमेंट in your strategies, but for the long term businesses time to time there is the need to amend your strategic planning. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास जो लॉन्ग टर्म बिजनेस होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होते हैं तो आपको पता है कि सर्कमस्टेंसेस में चेंजिंग आती रहती है. तो जो डे स्टार्ट से जो हमने स्ट्रेटेजीज बनाई होती है अपने बिजनेस के लिए, ज़रूरी नहीं है कि वही पूरी कंटिन्यू रहे उसकी होल लाइफ में, बल्कि ऐसा होता है कि सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ जो स्ट्रेटेजीज में भी अमेंडमेंट और चेंजेस की ज़रूरत होती है. देयर इज नीड ऑफ इट. ठीक है, द थर्ड वन इज एंटरप्रेन्योर. ठीक है, जब आप प्लान करते हो बिजनेस ऑपरेशन को तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रोल होता है, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, और इसके अलावा जो भी ऑपरेशनल वर्क होंगे वो किस तरीके से होंगे. तमाम चीज़ें एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज भी कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को और वो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं. ठीक है, द फोर्थ वन इज रिसोर्सेज. बेटा जो आप जिस बिजनेस को कंटिन्यू करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट वन, सो यू मस्ट हैव द रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है या लैक ऑफ रिसोर्सेज है सो देयर विल बी हर्डल इन योर बिजनेस. ठीक है,
तो आपको जो है ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आप जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने चाह रहे हो, सो यू हैव दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज इन योर कंट्री, और इफ इट इज़ नॉट, सो हाउ कुड यू इम्पोर्ट दैट रिसोर्सेज, ठीक है। और अगर आप रिसोर्सेज को इम्पोर्ट भी कर रहे हो तो हाउ मच कॉस्ट डिवाइड ऑन इट, ठीक है, प्लस द टैक्सेस, ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको इन तमाम चीज़ों को फोकस करते हुए उसके बाद फिर जो है वो बिजनेस जो है बिजनेस का ऑपरेशन स्टार्ट करना होता है। इफ़ यू फील दैट if you import that resources from the another one country and it will cost higher, so you just stop thinking to produce that particular goods, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको जो है प्रॉफिट इतना हो ही नहीं रहा जितनी कॉस्ट आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिवाइड हो रही है, सो देयर इज नो एनी प्रॉफिट, तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी आपको कि आप उस बिजनेस को जो है वो स्टार्ट करो, ठीक है। Now the second one is business plan audience. So what are the types of audience involved in this business plan? तो इसमें सबसे पहले एम्प्लॉइज होते हैं, आपके जो स्टाफ आप हायर कर रहे हो। तो आपको ये देखना होता है कि जब आप बिजनेस प्लान करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ स्टाफ डू यू वांट इन योर बिजनेस, ठीक है। लाइक मैंने आपको जैसे बताया कि एक बिजनेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उनके लिए आपको डिफरेंट एम्प्लॉइज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन फॉर द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यू मस्ट प्लान अबाउट द एम्प्लॉइज स्टाफ बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस कंटिन्यू है, आपने उस वक्त तो जो है डिसाइड किया नहीं कि किस तरह के एम्प्लॉइज को आपको जो है वो हायर करना है, एंड देन during the operational activity of business you realize that there is a need to fire the existing employees and there is the need to hire the new one qualified and specialized employees। तो अगर इस तरह का क्राइटेरिया ड्यूरिंग दी ऑपरेशनल एक्टिविटी आएगा तो उससे फिर डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, सो यू फर्स्ट प्लान दैट विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज यू हैव नीड फॉर योर बिजनेस, ठीक है। द सेकेंड वन इज इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद जो है जब आप बिजनेस प्लान करने जाते हो तो उसमें आपके पास सेकेंड थिंग जो होती है वो ऑडियंस होती है इन्वेस्टर्स, ठीक है। कि आपके पास जो कैपिटल है वो एक बिजनेस में जितना ज्यादा कैपिटल होगा वो उतना ज्यादा ग्रो अप होता है, ठीक है। तो उन कैपिटल को एक्वायर करने के लिए आपको जो है कुछ जो है वो इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको प्लान करना होता है पहले ही कि आपको जो है वो इन्वेस्टर्स जो है अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर आपको उनसे किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। द थर्ड वन इज लेंडर्स। उसके अलावा जो है आपके पास लेंडर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब लेंडर्स किस तरह से होते हैं बेटा, जैसे कि अगर आपका बिजनेस है तो आप उसके लिए अगर अपने बॉन्ड्स जो हैं जिनको हम डेबेंचर्स भी कहते हैं वो इश्यू करते हो मार्केट में, तो उसके थ्रू जो है आपके पास जो है वो कैपिटल आता है, ठीक है। जो अमाउंट आती है वो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो वो जो आपको आपसे डेबेंचर्स जो है वो खरीद रहे होते हैं वो इनडायरेक्टली आपको क्या दे रहे होते हैं, एक तरह से लोन दे रहे होते हैं, ठीक है। और आप उनसे प्रॉमिस करते हो फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप उस चीज़ को जो है उनके पास रहने दो कि देन यू विल रिडीम इट, ठीक है। और इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू विल गिव देम द इंटरेस्ट पेमेंट और मार्कअप, ठीक है। फिक्स्ड मार्कअप होता है, कोई भी फिक्स्ड अमाउंट होती है जो आप लोगों ने प्री डिसाइडेड होती है कि आप जो हो ईयरली या क्वार्टरली आप या सेमी एनुअली उनको वो पे ऑफ करोगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसके अलावा आप कस्टमर्स को देखते हो कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, सो देयर इज द मार्केट ऑफ इट और देयर इज द डिमांड फ्रॉम द कस्टमर्स और नॉट, ठीक है। द लास्ट वन इज एडवाइजर्स और कंसल्टेंट, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं और वो इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो उनको भी एडवाइजर्स की ज़रूरत होती है या कंसल्टेंट्स की, ऐसे कंसल्टेंट्स की और एडवाइजर्स की जो कि उनकी हेल्प कर सके फॉर द बिजनेस प्लानिंग, ठीक है। क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है कंसल्टेंट्स के पास, उन्होंने डिफरेंट मल्टीपल बिजनेसेस को ग्रो अप किया होता है, तो दे हैव द थ्रू नॉलेज अबाउट इट that how to plan a business or how we will get a winning craft of business, ठीक है। तो in the for that process every entrepreneur have the requirement of advisors or consultants as well, ठीक है। the business plans
नीड अ रिटन समरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर प्रपोज बिजनेस वेंचर। सबसे पहले तो ये एक रिटन समरी चाहिए होती है उन्हें डिफरेंट चीज़ों की। इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि एंटरप्रेन्योर चाहते क्या है अपने बिजनेस से, विच टाइप ऑफ बिजनेस ही इज गोइंग टू बी प्रपोज। ठीक है। सेकेंड इज इट इज ऑपरेशनल और एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। अच्छा, जो दूसरी चीज़ होती है जो रिटन वे में चाहिए होती है वो ऑपरेशनल और एंड फाइनेंशियल डिटेल्स चाहिए होती हैं कि आपके ऑपरेशनल जो है एक्टिविटी वो किस तरह की होंगी, कितने एम्प्लॉयज़ जो है उसमें एंगेज्ड होंगे, उनकी क्या सैलरीज होगी, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है। टाइम स्पेयर को भी देखा जाता है इसमें। इसके अलावा फाइनेंशियल डिटेल्स भी होती हैं कि आप जो अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हो, so as you know that there are two sources of financing, debt financing and equity financing। तो उसके क्या परसेंटेज है, क्या रेशो है, डेट इक्विटी रेशो क्या है आपका, ये तमाम चीज़ें इसमें जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज इट्स मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटेजीज। ठीक है। अच्छा, जो बिजनेस आप करने चाह रहे हो, यू आर गोइंग टू डू दैट बिजनेस, सो देयर इज द अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट फॉर फ्यूचर और नॉट। ठीक है। अगर आपकी बिजनेस की जो है मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो वहीं पर आप स्टॉप कर सकते हो। ठीक है। एंड व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज यू हैव प्लान फॉर योर बिजनेस। ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपने अपने बिजनेस के लिए प्लान की हुई है। नेक्स्ट इज इट्स मैनेजर स्किल्स एंड एबिलिटीज। आपने जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक पर्सन ऐसा जरूर रखा है फॉर ईच डिपार्टमेंट हु कॉल्ड अ मैनेजर। ठीक है, वो मैनेज कर रहा है उस पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है उसको। लाइक ऑपरेशन के लिए एक आपने ऑपरेशनल मैनेजर रखा हुआ है, एक फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजर रखे हुए हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट मैनेजर्स रखे हुए हैं। तो उनकी स्किल्स एंड एबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है बेटा कि वो कितने स्किलफुल हैं, उनके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, उनके उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है। अगर ऑपरेशनल मैनेजर है तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो, उसके पास इतनी थ्रो नॉलेज हो, एबिलिटीज़ हो कि वो अपने लोगों से, एम्प्लॉयज़ से जो है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम बहुत एफिशिएंटली और प्रॉपरली ऑन टाइम करवा सके। ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए खुद से भी हर काम करने की। ठीक है। अगर जिस इंसान को खुद हर काम आएगा वो दूसरों से भी उतने ही अच्छे से वो काम करवा पाएगा। इसी तरीके से मैनेजर्स की एबिलिटी और स्किल्स भी जो है वो बहुत मैटर करती है, उसको भी जो है वो कंसीडर करना चाहिए। नाउ देयर आर 3 एसेंशियल फंक्शंस। अब वो 3 एसेंशियल फंक्शंस क्या हैं जो बिजनेस प्लानिंग के वक्त जो है हमें सोचने चाहिए। गाइडिंग अ कंपनी बाय चार्टिंग इट्स फ्यूचर एंड डिफाइनिंग इट्स स्ट्रेटेजी फॉर फॉलोइंग इट। ठीक है। आप सबसे पहले तो जब आप बिजनेस प्लान करने जाओ तो सबसे पहले क्या करो, एक चार्ट बना लो फ्यूचर के लिए कि आप जो हो अपनी कंपनी को अभी जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो इन फ्यूचर आपको कहाँ पर उसको लेके जाना है। ठीक है। एंड डिफाइनिंग इट स्ट्रेटेजी फॉर फॉलोइंग। और उसके बाद जो है फ्यूचर तक ले जाने के लिए जो स्ट्रेटेजीज आपने बनाई है उसको भी आपको डिफाइन करना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शन इज दैट। नाउ सेकंड इज अट्रैक्टिंग लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स हु आर प्रोवाइडिंग नीडेड कैपिटल। ठीक है। अब अट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं आप लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैपिटल दें, पैसे दें, ताकि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सको। तो उसको बेटा आप इस तरह से कर सकते हो कि आप अपने बिजनेस की जब रेपुटेशन बताओगे, उसकी मार्केटिंग डिमांड बताओगे, अपने जो है आप फाइनेंशियल रेशोज बताओगे, डेट रेशो कि आपने फाइनेंसिंग कितनी ज़्यादा की हुई, अपना प्लान जब उनके सामने रखोगे तो उससे आपका प्लानिंग जो होगी वो भी साउंड करेगी कि हाँ आपका बिजनेस जो एक फाइनेंशियल साउंडिंग बिजनेस है। तो इन दिस वे यू कैन गिव देम द अट्रैक्शन फॉर प्रोवाइडिंग यू द कैपिटल। ठीक है। और इसके अलावा आप उनको जो है इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अट्रैक्टेबल जब बताओगे कंपैरेटिवली अदर अदर बिजनेसेस, तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। The third one is demonstrating that the entrepreneurs understand the business venture and what will make it succeed। ठीक है। अब इसके बाद जो है इंटरप्रेन्योर को ये पता होना चाहिए कि वो उसका बिजनेस वेंचर क्या है, यानी कि अगर जो है आपके बिजनेस आप यू आर गोइंग टू डू दैट बिजनेस, तो व्हाट आर द क्रिटिकल साइड ऑफ इट। ठीक है, उनको वो पता होना चाहिए। और इसके अलावा व्हाट विल मेक इट सक्सीड, अगर वो क्रिटिकल साइड्स आ भी गई हैं उनके फेस में तो किस तरह से उनको अपने बिजनेस को वहां से बचा के सक्सेशन की तरफ लेकर जाना। ठीक है। तो दीज 3 functions are very essential in while during you are planning for a business. Now, there are 3 essential tests which are also very important in any business plans. The first one is the reality test. A market really does exist for your product or services. You can actually build or provide it for the cost estimate in the plan.
ये दो चीजें हैं जो रियलिटी टेस्ट के अंदर फॉल करती हैं। एक तो ये कि आप जो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहे हो, इज देयर डिमांड फॉर इट, ठीक है, या मार्केट उसकी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, लोगों के अंदर उस चीज की डिमांड है भी कि नहीं, ठीक है। और सेकंड थिंग इज दैट यू कैन एक्चुअली बिल्ड और प्रोवाइड इट फॉर द कॉस्ट एस्टिमेट्स इन द प्लान, ठीक है। जो आपने कॉस्ट एस्टिमेट की है, तो आप उस कॉस्ट के अंदर रहते हुए अपने बिजनेस को जो है वो बिल्डअप कर रहे हो, या फिर आपकी कॉस्ट जो है जितनी एस्टिमेटेड थी उससे ज्यादा एक्चुअल कॉस्ट आपकी लग रही है। अगर बेटा इस तरह की कंडीशन होगी कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी कंपैरेटिवली योर एस्टिमेटेड कॉस्ट, सो यू विल फेस द लॉस, ठीक है, in your business. So that's why this is very important test, reality test. Now the second one is the competitive test, a company's position relative to its competitor, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी की पोजीशन देखनी होगी कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन और उनकी बिजनेस की पोजीशन क्या है, और आपकी बिजनेस की का ट्रैक कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि यू विल सर्वाइव इन फ्यूचर और नॉट, ठीक है। The second is management's ability to create a company that will gain or an edge over its rival, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि आप तो इंटरप्रीनियर, बीइंग इंटरप्रीनियर, आपने बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है और आप बहुत ज्यादा जबरदस्त करके दिखा रहे हो, बट व्हाट अबाउट योर मैनेजमेंट, ठीक है, आपकी मैनेजमेंट कैसी है, यू आर हायरिंग दैट स्टाफ विच आर एफिशिएंट और नॉट, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती हैं बेटा, कि आपका जो स्टाफ है उस पर आपको जो है बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ती है कि आपका स्टाफ एफिशिएंटली वर्क करे। जरूरी नहीं है कि एक बहुत ज्यादा एजुकेटेड और जो है एबिलिटीफुल जो पर्सन है वो जो है अपना वर्क भी बहुत एफिशिएंटली करे, इस तरह जरूरी नहीं है। सो यू हैव लुक ऑन इट एंड यू हैव टू मेक देम डू बेटर एंड बेस्टेस्ट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द वैल्यू टेस्ट, अ वेंचर ऑफर टू लेंडर्स एन अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको जो है आप अपने लेंडर्स को जो है अट्रैक्ट करोगे रेट ऑफ रिटर्न से, कि आप ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न दोगे कंपैरेटिवली योर कॉम्पिटिटर्स, so he will attract from them and you they will provide you the capital for investment purpose, ठीक है। तो it is also the value test which a venture provide to the lenders for in shape of attraction to the rate of return, ठीक है। now why take a time to build a business plan, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं और अगर हम ये सोचते हैं कि हम उसके लिए बिजनेस प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, यानी कि रोड मैप बना देंगे, देन यू वी हैव टू कीप पेस विद दैट ट्रैक, ठीक है। लेकिन जो है बेटा ये जो बिजनेस प्लान होता है ये इतना टाइम क्यों लेता है, ठीक है। तो इसका मसला ये है कि आपने एक दफा अपना बिजनेस प्लान अगर एफिशिएंटली और प्रॉपर बना लिया तो आपकी जो बिजनेस लाइफ है वो पूरी लाइफ सक्सेसफुल गुजरेगी, ठीक है। ऑल्दो बिल्डिंग अ प्लान डज नॉट गारंटी सक्सेस, इट डज इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन योर बिजनेस, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपने बिजनेस प्लान बना लिया है तो वो सक्सीडेड ही होगा, बट यू हैव नीड टू चेंज समथिंग, ठीक है। आप क्या करोगे, आप जो पर्टिकुलर बिजनेस बना रहे हो यू हैव टू डू अ मार्केट रिसर्च अबाउट दैट बिजनेस, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आप एक मार्केट सर्वे कर लो फॉर दैट बिजनेस के जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वहां पर बिजनेस, उनकी क्या प्रॉस है और क्या कौन से, ठीक है। जो प्रॉस है जो कौन से उनको नजर में रखते हुए जो चेंजेस कर सकते हैं आप, जिसकी बिना पर आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सके, तो आपको वो करना होता है। सो इट विल ऑल्सो टेक टाइम, सो दैट्स वाई देयर इज अ डिले इन प्लानिंग अ बिजनेस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अ प्लान इज लाइक अ रोड मैप, एज आई टोल्ड यू, that serves as a guide on a journey through harsh, unfamiliar, and dangerous territory. Don't attempt the trip without map, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बिजनेस प्लान जो है एक रोड मैप की तरह है जिसको आपको बहुत सोच समझ के जो है वो बनाना होता है, क्योंकि यू हैव सो मैनी थिंग विच आर अनफॉरसीन, ठीक है। वो तमाम चीजें हो सकती हैं जो कि अनफॉरसीन है, यू कैन नॉट इवन यू कैन नॉट थॉट अबाउट इट, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। या फिर हो सकता है आपने जितना एक्सपेक्ट किया था प्रॉफिट उतना प्रॉफिट ही ना हो पाए एक टाइम पे,
किसी भी रीजन की वजह से, जैसे लाइक अभी इस एरा में अभी जो कोविड-19 आया है, तो इस ईयर की स्टार्टिंग में किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनके जो बिजनेसेस हैं उनको इतना ज्यादा लॉस होगा, ठीक है, या कितने लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस तरह के रोड मैप जो है वो बनाने चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए जिसमें आपको ये तमाम जो है अनफॉर्चून सर्कमस्टेंसेस को भी जो है कंसीडर करना चाहिए और उसकी रेमेडीज को भी जो है साइड बाय साइड जो है वो इन्वॉल्व करना चाहिए। विदाउट रोड मैप यू कैन नॉट डू एनी बिजनेस, ठीक है, आप नहीं कर सकते। वो एक वक्त तक तो वो बिजनेस चलेगा, देन यू हैव टू स्टॉप इट, ठीक है, आपको वो स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ देयर आर द की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। सम की एलिमेंट्स आर एग्जीक्यूटिव समरी, मिशन स्टेटमेंट, कंपनी हिस्ट्री एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री प्रोफाइल, ठीक है बेटा। तो आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। नाउ देयर इज द रिलेशनशिप अमंग मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आप देखो कि यहाँ पर मैंने एक मिशन पुट किया है और उसकी जो प्रोसेस है वो गोल है, एंड देन देयर इज द आउटकम इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि मिशन एक ऐसी चीज होती है जो कि आप अपने एम्प्लॉयज को बता देते हो कि यू हैव टू डू इट, ठीक है, और आपका गोल ये होता है कि यू हैव टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप जब अपने एम्प्लॉयज को इनपुट करते हो मिशन के साथ, और फिर वो जब प्रोसेस में आपका गोल अचीव करने के लिए जो है वो प्रोसेस करते हैं, एंड देन यू विल गेट द ऑब्जेक्टिव जो कि आपने सोचा होता है कि आपको जो चाहिए आपकी बिजनेस की लाइफ में, ठीक है। नाउ देयर इज द एग्जीक्यूटिव समरी। नंबर वन इज कंपनी नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। ये जो बेटा आपके पास जो एग्जीक्यूटिव समरी होती है आपके बिजनेस के बारे में होती है, इंटरनल डाटा होता है इसमें। नेम, एड्रेसेस एंड फोन नंबर ऑफ की पीपल, जो इम्पोर्टेंट पीपल हैं, अब वो कोई भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं, वेंडर्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा आपके कस्टमर्स, इंपॉर्टेंट कस्टमर्स भी हो सकते हैं। कोई ऐसा एम्प्लॉय भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट है और उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, बट वो जो है सीजनल है। लाइक अगर आपको उसकी नीड जो है वो सीजनल पड़ती है लेकिन उसकी डेली बेसिस पे नहीं पड़ती, सो इन लाइक दैट पीपल you must keep engaged with them. Brief description of the business, its product and services and the customer's problem they solve, ठीक है। आपको बिजनेस की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम है जो उन्होंने अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आपने प्रोड्यूस किए थे उसके बताई हुई है, उसको आपको सॉल्व भी करना होता है, ठीक है। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट विल मेक योर फर्म अ सक्सेस, ठीक है। तो एक तो ब्रीफ ओवरव्यू मार्केट पे होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्या वर्थ है, लोगों का क्या परसेप्शन है उसके बारे में, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोगों की अगर कोई कंप्लेंट्स है तो यू मस्ट रिजॉल्व इट, ठीक है। अगर आप रिजॉल्व अभी नहीं करोगे तो देन यू विल नॉट बी इन द पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट विल मेक योर फर्म आर सक्सेसफुल, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी जो है वो आपको बनानी पड़ती है, तो आपको उसके लिए ब्रीफ ओवरव्यू करना पड़ता है कि जो आपकी सेम जो कंपनी है उस टाइप की जो दूसरी आइडेंटिकल कंपनी है उनको क्या क्या चीजें फेसेस करनी पड़ती हैं, तो यू मस्ट कंसिडर इट एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द स्ट्रेटेजी। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजेरियल एंड टेक्निकल एक्सपीरियंस ऑफ की पीपल, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है लोगों के एक्सपीरियंसेस को जो है वो शेयर करना पड़ता है, उनको एक्सपीरियंसेस को जो है वो टेक ओवर करना पड़ता है कि उनके मैनेजेरियल और टेक्निकल एक्सपीरियंसेस क्या हैं और आपको अपने बिजनेस में किस तरह से चलना है। ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वेस्ट एंड हाउ द कंपनी विल बी यूज, ठीक है। फाइनेंशियल रिक्वेस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आपको एक ओवरव्यू लेना चाहिए और कंपनी उसको किस तरह से यूज करती है ये भी आपको देखना चाहिए। चार्ट एंड टेबल शोइंग हाईलाइट ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, ठीक है। एक चार्ट और टेबल जो है ये ग्राफिकली जो है वो आपकी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को जो है शो करती है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी समटाइम्स ऐसा होता है बेटा, टेबल्स या चार्ट्स जो होती हैं वो आपको पूरी कहानी जो है वो वंस अ मिनट जो है वो समझा देती हैं, ठीक है। या लाइक अगर आपने कि स्टैटिकल ग्राफ देखा होगा तो उसका अगर ट्रेंड जो है वो अपवर्ड होता है तो आपको पता चलता है कि हाँ एक चीज जो है वो इन ग्रोइंग की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन जो है अगर उसका डाउनवर्ड होगा तो यू कैन इजिली रियलाइज दैट द डाउनफॉल इज कमिंग
टुवर्ड दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और फाइनेंशियल फोरकास्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग से मुराद ये हो जाती है कि आपके बिजनेस में कितना फाइनेंस मौजूद है, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, कितना इनकमिंग आएगा, कितना आउटगोइंग होगा, ये ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर डूइंग एनी बिजनेस। सेकेंड इज विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, एंटरप्रेन्योर्स विजन फॉर द कंपनी। ठीक है बेटा, विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है? विजन एक वो चीज होती है कि आपको पता होता है कि आफ्टर सम टाइम्स या एंड ऑफ द बिजनेस या फिर इन फ्यूचर आपको अपना बिजनेस कहाँ पर जो है देखना है। ठीक है, वेयर योर बिजनेस विल बी स्टैंडिंग। ठीक है, और उस बिजनेस की विजन को अचीव करने के लिए यू हैव टू डू मिशन। ठीक है, आपको अपने जो एम्प्लॉयज और स्टाफ्स और अपनी टीम के साथ मिलकर जो है एक मिशन प्रिपेयर करना होता है कि यू हैव टू अचीव दैट विजन। ठीक है, व्हाट बिजनेस आर वी इन, कौन सा तो किस तरह का बिजनेस है जिसमें हम काम कर रहे हैं। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑन विच द बिजनेस स्टैंड, वो क्या वैल्यूज होंगी, किस तरह के प्रिंसिपल्स होंगे जिसमें बिजनेस स्टैंड करेगा। बेटा, प्रिंसिपल्स होना बहुत जरूरी है, वैल्यूज होना बहुत जरूरी है आपके बिजनेस में। अगर आपके बिजनेस में वैल्यूज ही नहीं है, प्रिंसिपल्स ही नहीं है, तो कोई भी जो है वो एक वन ट्रैक पे नहीं चलेगा। ठीक है, सो देयर इज कंपल्सरी टू गिव अ वैल्यू और प्रिंसिपल्स फॉर योर बिजनेस टू द एम्प्लॉयज। व्हाट मेक्स द बिजनेस यूनिक, व्हाट इज द रिसोर्सेज ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप देखो कि आपके बिजनेस को किस तरह से आप यूनिक बना सकते हो टू द अनदर वन कॉम्पिटिटर, और किस तरह कौन से सोर्सेस होते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस के। कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस आपको पता होगा, वो एडवांटेज होते हैं जो कि आपको जो है सबसे ज्यादा यूनिक कर देता है और आप उससे ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर रहे होते हो और सबसे ज्यादा अच्छा जो है वो परफॉर्म भी कर रहे होते हो। ठीक है, थर्ड इज कंपनी हिस्ट्री फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनली। ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो उसकी कंपनी हिस्ट्री भी आपको मालूम होनी चाहिए कि कंपनी कब फाउंड हुई थी। ठीक है, वो किस वक्त जो है वो जो है एस्टैब्लिश्ड हुई थी। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल हाइलाइट्स आपको पता होनी चाहिए उसकी, कि ऐसा तो नहीं है कोई मिसरिप्रेजेंटेशन की जा रही है। लाइक अगर आप कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हो लेकिन वो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, आप उसको टेक ओवर कर रहे हो, तो यू मस्ट नो अबाउट द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल हाइलाइट्स ऑफ इट। ठीक है, ऑपरेशनल कंडीशन कैसी है, ऑपरेशनल के दरमियान जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स जो यूटिलाइज हो रहे हैं वो फुली डेप्रिशिएट तो नहीं हो गए, या उसको जो है वो मिसरिप्रेजेंट तो नहीं किया जा रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपके लिए मिसरिप्रेजेंट तो नहीं किया जा रहा है बाय यूजिंग द मिसगाइडिंग इन द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। इस तरह से आपको जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस करनी होती हैं। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, इस बिजनेस की ऑलरेडी हिस्ट्री में क्या क्या रही हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पर इसकी डाउनफॉल है, ये तमाम चीज़ें लूप होल जो होते हैं आपको पता होने चाहिए। नाउ द बिजनेस एंड इंडस्ट्री प्रोफाइल। ठीक है, स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टार्टअप, ग्रोथ और मेच्योरिटी। आप जो बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हो उसका स्टेज कौन सा है, या स्टार्टअप स्टेज है या ग्रोथ में है बहुत ज्यादा, या मेच्योरिटी लेवल पर है, यानी अब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, लाइक अगर मैं एक सेलफोन की बात लूँ, अब एंड्रॉयड जो भी न्यू चल रहा हो, ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं वो बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाऊँ और वहां पर मैं वही सेलफोन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँ। लेकिन अब मैं ये देखूंगी कि इसकी स्टार्टअप, ये इसका लेवल क्या है, स्टेज ऑफ ग्रोथ क्या है, क्या ये लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है, अब इसकी जो है लाइफ या फिर इसकी जो डिमांड है वो कम होने वाली है, मेच्योरिटी लाइफ लेवल पर आ गए, क्या है। ठीक है, ये आई मस्ट कंसीडर अबाउट इट। द सेकेंड इज कंपनी गोल एंड ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी का गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, कंपनी कहाँ पर अपने आप को स्टैंड करना देखना चाहती है, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड अदर्स। ठीक है, ऑपरेशनल या फाइनेंशियल हो या कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो जहाँ पर उसको ये लगता हो कि ये बिजनेस जो है हमारे हर ओवरऑल जो है वो क्या सक्सेस हासिल कर रहे हैं कंपैरेटिवली द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में अगर आप देखो तो इंडस्ट्री बैकग्राउंड एंड ओवरव्यू, अगर आप एक सेलफोन की ही मिसाल ले लो कि आप एक सेलफोन का बिजनेस ओपन करने वाले हो, तो आप उसकी इंडस्ट्री को बैकग्राउंड देखोगे कि उस इंडस्ट्री में सेलफोन की क्या क्राइटेरिया, उसकी मार्केट क्या है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, लोग उसको कितना खरीदते आए हैं और उसकी डिमांड क्या बढ़ती रहती है या बहुत कम हो जाती है, आपको देखना होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स।
ट्रेंड को देखना होता है आपको। ट्रेंड्स जो है वो सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट भी, बट यू मस्ट फॉलो द सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स। इफ द ट्रेंड्स आर इनसिग्निफिकेंट, सो देयर इज नो नीड टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है। लाइक अगर मैं सेलफोन की बात लूँ और अगर उसके मैं ट्रेंडिंग देखूँ बाय ग्राफ, तो अगर मैं देखती हूँ वो अपवर्ड इंक्रीज हो रही है उसकी ग्रोथ, उसका ट्रेंड जो है सिग्निफिकेंट जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, सो आई मस्ट स्टार्ट दैट बिजनेस, ठीक है। ग्रोथ रेट मुझे देखना होता है कि डे बाय डे उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली जा रही है या समटाइम्स बहुत कम हो जाती है या बहुत ज्यादा, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेलिवेंट टू द सिग्निफिकेंट ट्रेंड। नेक्स्ट वन इज की सक्सेस फैक्टर इन द इंडस्ट्री, ठीक है। वो कौन सा की सक्सेस फैक्टर है इंडस्ट्री में जो कि आपकी बिजनेस को और ज्यादा, अगर आप उसमें जो है अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन दो तो वो आपको बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स जो है वो दे सकता है, ठीक है। आउटलुक फॉर द फ्यूचर, ठीक है। आपको आउटलुक देखना पड़ता है फ्यूचर का कि क्या ट्रेंड है और आप कहाँ पर स्टैंड करोगे इन फ्यूचर, आपकी बिजनेस की मार्केटिंग होगी इन फ्यूचर की नहीं होगी। ऐसा ना हो कि अगर आपने स्टार्ट किया और कुछ ही टाइम बाद वो बिजनेस जो है वो उसकी जो है मार्केट डिमांड ही ना रहे या कस्टमर उस चीज को जो है वो डिमांड ही ना करे। तो इन सब चीजों को आपको देखना पड़ता है बिजनेस को, उसकी इंडस्ट्री की प्रोफाइल को। बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी में बेटा डिजायर इमेज एंड पोजीशन इन द मार्केट, यानी कि आपको सबसे पहले कंसंट्रेशन ये होता है कि आपका इमेज क्या होगा मार्केट में, आपकी पोजीशन कहाँ होगी, आप कहाँ स्टैंड करोगे। इसके लिए आपको जो है ऐसी क्वालिटी के गुड्स एंड प्रोड्यूस एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने होते हैं जो कि क्वालिटी में भी हाई क्वालिटी हो और जो है उसके प्राइजेस भी रीजनेबल हो, लाइक वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में फॉलो करते हो, ठीक है। तो देन यू विल मेक यूर इमेज एंड पोजीशन इन द मार्केट, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस में बेटा हमारे पास एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। तो इन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के एनालिसिस को करना पड़ता है बिजनेस स्ट्रेटेजी में कि आपका जो बिजनेस है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किस चीज़ों का थ्रेड हो सकता है, ठीक है। यू मस्ट कंसीडर ईच थिंग in a depth manner while you are doing the analysis, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपको कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी जो है उसको फोकस करना पड़ता है कि आप जो भी वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट और वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, तो उसका कॉम्पिटिशन क्या है, ठीक है। और अगर कंपटीशन है मार्केट में तो कॉम्पिटिटर्स किस टाइप के, ठीक है। विल यू मीट दैट, विल यू बीट दैट कॉम्पिटिटर्स और नॉट, ठीक है, इन फ्यूचर, और विल यू कीप पेस विद दैट कॉम्पिटिटर्स और नॉट, ठीक है। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर आपको लगता है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं कि यू कैन नॉट अफोर्ड दैट कॉम्पिटिटर्स, सो यू मस्ट स्टॉप दैट बिजनेस टिल हियर, ठीक है। Next is company product and services. Description, product or services features, customer benefits, warranties and guarantees and uniqueness. As I told you many times, कंपनी जब भी कुछ प्रोड्यूस करती है, गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो उसके फीचर्स क्या हैं, उसमें क्या ऐसी चीज यूनिक है कि जो वही सेम प्रोडक्ट जो है कोई और कंपनी नहीं आपको ऑफर कर रही, तो फिर आप अपने बिजनेस को जो है मार्केट में इमेज बना सकते हो, उसकी पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। अगर कस्टमर का उसमें क्या बेनिफिट्स है, लाइक अगर मैं एक शैम्पू की बात करूं, तो शैम्पू देयर आर वेरियस काइंड्स और वेरियस ब्रांड्स ऑफ शैम्पूज, बट कोई पर्टिकुलर हम ब्रांड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें हमारा बेनिफिट ज्यादा है, लाइक हेयर फॉलिंग इसमें कम होती है, ठीक है। या अगर मुझे लगता है कि इसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है और क्वालिटी तो सेम है जैसे तमाम की है, ठीक है। इस तरह से भी यूनिकनेस हो सकती है। इसके अलावा अगर जो है वारंटी या गारंटी दे दें अगर किसी इलेक्ट्रॉनिकल आइटम में, कि इसमें अगर लेट सपोज कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में 1 ईयर्स की वारंटी है, लेकिन कोई स्पेसिफिक ब्रांड जो है 5 ईयर वारंटी दे रहा है, तो इट विल बी प्रोमिनेंट इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट, ठीक है। तो इस तरह के जो यूनिकनेस होती है, अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में यूनिकनेस जो है वो जनरेट करोगे और प्रोड्यूस करोगे, सो योर प्रोडक्ट विल बी प्रोमिनेंट इन द मार्केट, ठीक है। इसके अलावा पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स प्रोटेक्शंस होती हैं। जैसे आपको पता है कि अब हर चीज जो है वो कॉपी हो जाती है, उसकी हर चीज की जो है एप्लीकेशन आ जाती है। तो आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पर जो है अगर टेक्सटाइल्स की बात करूँ, क्लॉथिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक
जो ब्रांड है उसी चीज़ की कॉपी जो है बहुत ज़्यादा इजीली जो है रेप्लिकेशन जो होती है वो अवेलेबल होती है, ठीक है। लेकिन अगर पेटेंट्स और ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन अगर आपने हायर किया हुआ है देन जो है आपकी चीज़ को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में जो है वो ये आ जाता है कि आप जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी क्या है, या फिर रॉ मटेरियल चीपली अवेलेबल है कि नहीं है, या अबंडेंट क्वालिटी और क्वांटिटी में अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ रही है आपको फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग, ठीक है। ऐसा तो नहीं आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हायर है कि आपको इतना प्रॉफिट ही जनरेट नहीं हो रहा, तो यू मस्ट कंसीडर इट ऑल्सो। की सप्लायर्स कौन से, ठीक है। अगर आपने गुड्स को प्रोड्यूस भी कर लिया चीप कॉस्ट में, लेकिन आपके जो है सप्लायर्स ही नहीं है, एफिशिएंट सप्लायर्स ही आपके पास अवेलेबल नहीं है, सो इट विल आल्सो वर्स फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफरिंग, लाइक अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या उसमें इनोवेशन कुछ आप करोगे इन फ्यूचर, या आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को और कितना इनोवेट करके ऑफर कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि हर प्रोडक्ट के लिए जो है वो कॉम्पिटेटिव जो है एरा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है हमारे पास, so there is a compulsory requirement to innovate your product or services for beating your competitors, ठीक है। नाउ द सेवंथ वन इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले तो टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस को देखना चाहिए आपको। जब भी आप जो है कोई चीज प्रोड्यूस करने जा रहे हो, यू मस्ट कंसीडर और यू मस्ट टेक अ मार्केट सर्वे फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर द रेलिवेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज। लाइक अगर मैं एक व्हील चेयर की बात करूं कि आप यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग आर व्हील चेयर, तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, वो जो डिसेबल लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, वो लोग जो है आपकी टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए। लाइक अगर मार्केट सर्वे करोगे और लोगों से इंपॉर्टेंस और फीचर्स पूछोगे एक व्हील चेयर के, तो आप किन लोगों से पूछोगे, उन लोगों से पूछोगे जो डिसेबल है, जो यूज करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यू मस्ट कंसीडर अबाउट द टारगेटेड मार्केट और टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टमर्स मोटिवेशन टू बाय, कस्टमर्स के लिए मोटिवेशन पैदा करना कि वो इस चीज को बाय करें, ठीक है। अगर मैं एक व्हील चेयर की बात लूं, तो अगर मैं उस व्हील चेयर के अंदर इतनी ज़्यादा फीचर्स जो है वो क्रिएट कर दूं कि कंपैरेटिवली अदर व्हील चेयर वो बहुत ज़्यादा यूनिक हो, प्रोमिनेंट हो, तो लोग द पीपल विल डाइवर्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर मैं उसमें वारंटी दे दूं कि भाई वो इतने टाइम पीरियड तक जो है वो वर्केबल होगी और हम इतनी वारंटी दे रहे हैं, या फिर मैं उसकी प्राइजेस कम कर दूं या उसकी क्वालिटी और हाई फाई कर दूं, ठीक है, या उसमें कुछ और इनोवेशन कर दूं, देन पीपल विल अट्रैक्ट टू बाय आवर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट साइज एंड ट्रेंड, आपको मार्केट साइज और ट्रेंड भी देखना होता है कि हाउ लार्ज इज द मार्केट, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हील चेयर की कितनी ज्यादा डिमांड है हमारी कंट्री में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ज्यादा है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा जो है वो मंथली 50 व्हील चेयर्स जो है वो सेल आउट होती हैं, तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपको यही प्रोड्यूस करना है, अनदर वन थिंग यू मस्ट स्विच ऑन इट, ठीक है। इट इज ग्रोइंग और श्रिंकिंग हाउ फास्ट, आपको ये देखना है कि ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट तो आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो श्रिंक हो जाए इन फ्यूचर, ठीक है। और अगर वो ग्रो हो भी रहा है तो कितना ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लोली हो रही है, या फिर वो उसकी इन फ्यूचर मार्केट कोई डिमांड ही नहीं रहेगी। लाइक अगर मैं व्हील चेयर की बात करूँ तो ये एक ग्रोइंग और जो है फेनोमेना है, और इसकी डिमांड जो है ग्रोइंग होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा फास्टली नहीं होती, बट एक स्टेबिलिटी के साथ ग्रो हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं श्रिंकिंग की बात करूँ तो ये श्रिंक नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर व्हील चेयर के बजाय कोई और इनोवेटिव चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई या लॉन्च हो गई, देन इट विल बी श्रिंक, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, यू मस्ट कंसिडर अबाउट द मार्केट साइज एंड ट्रेंड अबाउट इट, एंड एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, एज यू नो दैट एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल एनी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर लोगों को मार्केट के बारे में पता होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होगी, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसकी प्राइजेस के बारे में पता होगा, तो पीपल ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। डायरेक्टली जाएंगे और उसी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो डिमांड कर देंगे। अगर मैं एक मैगी नूडल्स की बात ले लूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि देयर आर सो मेनी काइंड्स और सो मेनी ब्रांड्स ऑफ मैगी नूडल्स, ठीक है। बट क्या कि जिस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लाइक मैगी या कनौर या नॉर, तो जो है आपको पता है कि लोग जाकर ऑटोमेटिकली उसी की डिमांड करते हैं,
ठीक है। हाँ, अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको शॉपकीपर दूसरी कोई चीज़ दिखाता है जिसको आप जो है बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंटली नहीं खरीदते बल्कि उसको एक ट्राई के लिए खरीद रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, प्रमोशंस हो रही है, तो यू पीपल डाइवर्टेड टू बाय दैट पर्टिकुलर आइटम, ठीक है। नाउ प्राइसिंग, प्राइस क्या सेट की हुई है आपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में, उसकी प्राइस जो है कोई और बीट तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई और कॉम्पिटिटर्स आपका ऐसा है जो कि आपकी प्राइसिंग के से भी चीप प्राइस पे जो है वो वही सेम प्रोडक्ट विद सेम क्वालिटी जो है वो ऑफर कर रहा हो, ठीक है। तो यू मस्ट सर्वे अबाउट इट और यू मस्ट रिसर्च अबाउट इट। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है आपके बिजनेस का, ठीक है, कितना वेरिएबल कॉस्ट आप लगाते हो, कितना फिक्स कॉस्ट लगाते हो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। समटाइम्स बेटा कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट हायर होनी चाहिए फिक्स कॉस्ट से, देन यू विल रियलाइज द प्रॉफिट। और समटाइम्स कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए कंपेरेटिवली वेरिएबल कॉस्ट से, देन यू विल रियलाइज द प्रॉफिट, ठीक है। सो देयर इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस टाइप, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजायर इमेज इन मार्केट, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिजायर इमेज इन मार्केट जो है आप उसी वक्त जो है अपनी इमेज मार्केट में बना सकते हो जो आप चाहते हो, कि जब आप अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट के अंदर जो है इनोवेशन लेकर आओगे और उसमें कुछ यूनिकनेस लेकर आओगे, ठीक है। कंपैरिजन अगेंस्ट कॉम्पिटिटर प्राइसेस, आपका कॉम्पिटिटर जो है जो प्राइस ऑफर कर रहा है, यू मस्ट ऑफर विद द सेम प्राइजेस और लेस देन दैट प्राइस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस तो कर ली हैं लेकिन वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं लोगों तक, डिफरेंट एरियाज में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली, तो फिर क्या होगा, आपका कॉम्पिटिटर जो होगा आपको बीट कर जाएगा, सही है। सो यू मस्ट हैव द एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी एज वेल। लोकेशन एंड लेआउट की बात की जाए बेटा, तो आपको जैसे पहले भी पता है कि आपका बिजनेस एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो फिलफिल हो, ठीक है। लाइक डेमोग्राफिक एनालिसिस ऑफ लोकेशन वर्सेस टारगेटेड कस्टमर प्रोफाइल, ठीक है। अब आपका बिजनेस जो है वो अगर एक बहुत लाइक एक ऑटोमोबाइल का बिजनेस है और आपका बिजनेस जो है आपने उसकी जो शोरूम है वो एक ऐसी लोकल एरिया पे ओपन किया हुआ है जहाँ पर उसकी टारगेटेड ऑडियंस ही नहीं है, टारगेटेड कस्टमर्स ही नहीं है, सो यू विल लूज योर बिजनेस, ठीक है। तो आपको चाहिए कि अगर आप शोरूम जो है ऑटोमोबाइल का ओपन कर रहे हो और आप उसमें जो है वो कार्स वगैरह जो है वो ऑफर कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप उस डेमोग्राफिक एरिया में जो है उसको ऑफर करो, वहाँ पर स्टैब्लिश करो जहाँ पर उसकी टारगेटेड ऑडियंस भी मौजूद हो, ठीक है। ट्रैफिक काउंट्स, ठीक है, ट्रैफिक भी काउंट्स करता है बेटा कि आपका आपने जो भी आपने बिजनेस ओपन किया हुआ है, लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्रैफिक से रिलेटेड, तो मैं बात कर सकती हूँ फूड स्ट्रीट की, ठीक है। अगर आप देखो तो अगर किसी ऐसी जगह पे फूड स्ट्रीट या फूड का जंक्शन अपना ओपन करोगे जहाँ पर आपको पार्किंग ही अवेलेबल ना हो लोगों को, तो फिर उससे क्या होगा बेटा, they will hesitate to visit on that particular area, ठीक है। वो कहाँ पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर उनको हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ट्रैफिक भी ना हो और वो वहाँ पर पार्किंग भी इजीली कर सकें। इन दिस वे दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड योर बिजनेस, ठीक है। उसके अलावा लीज एंड रेंटल रेट्स की बात आ जाए तो आपको ऐसी जगह को जो है चूज करना चाहिए जहाँ पर रेंटल रेट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो और वो आपकी चीज़ को जो है वो कम्पीट कर रहे हो। ऐसा भी नहीं हो सकता बेटा, देखिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ फोकस अगर रेंटल रेट्स को करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि आप जो है कस्टमर की जो टारगेटेड कस्टमर है उन तक ना पहुंच पाए। तो यू मस्ट कंसीडर ऑल द थिंग इन द वेल मैनर, ठीक है। वेजेस रेट कि आप जो हो ऐसी जगह पर भी जो है या ऐसी कंट्री में जो है अपना बिजनेस सेटअप करो जहाँ पर जो है वेजेस रेट बहुत लो हो ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। लाइक बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर वेज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या अपने बिजनेस है इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वहाँ पर कर रहे हैं ताकि उनको जो है लो वेज रेट पे जो है लेबर्स एफिशिएंट लेबर्स मिल जाते हैं और वो उससे अपनी बिजनेस की कॉस्ट को भी कर्टेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लेआउट साइज रिक्वायरमेंट के, आपकी बिजनेस का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, आपको कितने ज्यादा स्पेस की जरूरत है, एरिया की जरूरत है, यू मस्ट प्लान अबाउट इट, लेआउट प्लान्स आपको करने चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस में सबसे पहले एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर आ जाता है कि हु आर दे, क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स, यानी कि आप जो है कोई बिजनेस जो है वो जब कंटिन्यू करने जा रहे हो तो यू मस्ट नो अबाउट योर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर कि वो किस तरह के, ठीक है, क्या वो उनकी स्ट्रेंथ्स
क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कॉम्पिटिटर्स हैं और नॉट, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी जो है वो सोचना चाहिए। पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स बेटा वो होते हैं जो कि बिल्कुल आपकी तरह एफिशिएंटली वर्क कर रहे होते हैं या आपको आपके साथ कॉम्पिटिशन उनका बहुत हाई होता है। समटाइम्स वो आगे निकल जाते हैं, समटाइम्स आप आगे निकल जाते हो। इस तरह के कॉम्पिटिटर्स को भी आपको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट टीम, ठीक है, मैनेजमेंट टीम की इस डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एम्प्लॉयज किस तरह के आपके पास, माइट बी पॉसिबल कि वो बहुत स्किल्डफुल हो, बहुत एफिशिएंट हो, बट वो अपना परफॉर्मेंस जो है आपकी बिजनेस में नहीं दे रहे, तो दे विल बी यूजलेस फॉर यू, ठीक है। सो यू मस्ट कीप आई इन ऑन देम, ठीक है। जब भी आप जो हो उनको उनसे काम ले रहे हो तो उनके ऊपर जो है एक ऐसा मैनेजर रखो जो उनकी हर चीज को जो है वो एफिशिएंटली करवाए, ठीक है। देयर बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड नो हाउ दे ब्रिंग टू द कंपनी, ठीक है। तमाम चीजों को फोकस करना चाहिए और टाइमली उन चीजों को चेक भी करते रहना चाहिए कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। आपका काम यहाँ तक खत्म नहीं हो जाता है कि यू आर हायरिंग अ एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन, नहीं, यहाँ तक खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यू हैव टू सी दैम, you have to monitor them, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लान ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशनल प्लानिंग करनी होती है। फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, चूजिंग एंड रीजनिंग, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि आप बिजनेस कौन सा चूज कर रहे हो, या सोल प्रोप्राइटर है, या पार्टनरशिप बिजनेस है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है। कंपनी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हैराकी किस तरह की होगी आपकी, आप किस तरह से बिजनेस के एम्प्लॉयज को आपने हैराकी में जो है वो प्लेस किया हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है आपकी हैराकी अननेसेसरीली जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई जिससे आपका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो हाई हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा कंसीडर करती हैं। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किन किन के पास है, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है या आपकी पार्टनरशिप कंपनी है तो आपके सारे पार्टनर्स के पास जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी, लेकिन किस तरह की होगी, क्या वो इंडिविजुअल बेस पे कोई डिसीजन ले सकते हैं या फिर 2 या 3 पार्टनर्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है, उनके साइन होने जरूरी है। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को भी पहले से प्लान किया जाता है। कंपेंसेशन एंड बेनिफिट पैकेजेस, ये सब भी देखे जाते हैं कि अगर पार्टनर्स की ही मैं मिसाल ले लूँ कि डिफरेंट पार्टनर्स हैं, तो अगर कोई लॉस हो रहा है तो किस तरह से कंपेंसेट करेंगे, या अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो किस तरह से बेनिफिट्स जो हैं वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तमाम चीजें ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं बेटा। जैसे आपको पता है पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड बनती है जिसमें तमाम चीजें ऑलरेडी डिस्क्लोज होती हैं, ठीक है, और एग्रीड होती हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि आपके बिजनेस में कितना आपने कॉस्ट जो है वो डिवाइड की थी, कितनी लगाई थी, एंड हाउ मच रेवेन्यू यू अर्न, और कितना आपने अर्न किया है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लाइक अगर मैंने एक चीज प्रिपेयर करने में 10 रुपए लगाए थे और वो चीज 12 रुपए की बिकी है तो मुझे 2 रुपए उसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इन दिस वे आई कैन रियलाइज माई प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके अलावा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू मैं अपनी डेट इक्विटी रेशो भी मालूम करती रहती हूँ। उससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना दूसरों का पैसा लगा हुआ है और कितना हमारा अपना जाती पैसा लगा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस आपको बेटा ये बताते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो वो जो है नो प्रॉफिट और नो लॉस की जो है स्टेज पे होगा, ठीक है। लाइक अगर मैंने ब्रेक इवन एनालिसिस किया तो मुझे पता चल गया अगर मैं 10,000 वॉशिंग मशीन अगर प्रोड्यूस करती हूँ तो मेरे बिजनेस को ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे 12,000 15,000 इतनी ज्यादा अगर मैं प्रोड्यूस करूंगी देन आई विल रियलाइज द प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर मैं 10,000 यूनिट से कम प्रोड्यूस करूंगी तो सो आई विल रियलाइज द लॉस, ठीक है। तो एक 10,000 यूनिट्स ऑफ वॉशिंग मशीन प्रोडक्शन का मैंने आपको एक ब्रेक इवन दे दिया कि इतने में आपको ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आप इससे ज्यादा प्रोड्यूस करोगे सो यू विल रियलाइज प्रॉफिट, एंड इफ यू विल प्रोड्यूस लेस देन 10,000 so you will realize loss on it, ठीक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है वो आपको फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में ये बता रहा होता है कि आपने आपका एक्चुअली कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर आप ना लॉस बेयर कर रहे हो ना प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में बेटा ये होता है आपके पास कि आपको बताया जाता है कि आपकी कंपनी, लाइक अगर अब मैं बात करूं कि एक बिजनेस
किस तरह से चल रहा है या उसकी क्या फाइनेंशियल रेपुटेशन है, ठीक है। तो अगर मैं उसको रेशो के अकॉर्डिंग बताऊंगी तो मुझे नंबर फिगर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मैं इस तरह बता सकती हूँ कि मेरा एसेट और लाइबिलिटी का रेशो कुछ इस तरह का है 3:1। इसका मतलब क्या है कि मेरी अगर 1,000 रुपये लाइबिलिटी है तो मेरी 3,000 रुपये एसेट्स है, ठीक है। मैंने इस तरह से बता दिया। तो इस तरह से बहुत ईजी हो जाता है, रेशो एनालिसिस के थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल फिगर को बहुत ईजिली जो है वो एक्सप्लेन कर देते हो। लोन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल्स, अमाउंट रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब आप जो है कोई भी बिजनेस जब ओपन करते हो तो उसके लिए आपको लोन्स की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल्स की जरूरत होती है, क्योंकि योर ओन मनी इज नॉट इनफ फॉर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, ठीक है। सो जो अमाउंट आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उतने की जरूरत है, उससे ज्यादा कम की तो जरूरत नहीं है। पर्पस एंड यूजेस ऑफ फंड, आपको कहाँ फंड यूज करना है, आपको यू हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग टू द इन्वेस्टर्स। रीपेमेंट, आप कब रीपे करोगे उनको, कितना रीपे करोगे, इसका इंटरेस्ट कितना पे करोगे, ठीक है। टाइम टेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड लॉन्चिंग द बिजनेसेस, जो आप जिस पर्पस के लिए बिजनेस में पैसे ले रहे हो वो उसका क्या टाइम टेबल है, ठीक है। आप कब उसको जो है उस बिजनेस में लगाओगे और कब वो बिजनेस लॉन्च करोगे, ठीक है। तो ये तमाम प्रपोजल्स आपको जो है इन्वेस्टर्स और लैंडर्स के सामने रखने पड़ते हैं, देन दे विल ऑफर यू देयर ओन कैपिटल, ठीक है। So hopefully it is clear to you. If you have any query, so you can ask me in my WhatsApp number, beta. Inshallah, I will meet you with the new topic next time in next session. Thank you. Allah Hafiz. Take care.